नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर में ये एनपीए आखिर होते क्या है। तो दोस्तों मैं सचिन पलेंगे आपका स्वागत करता हूं हमारे एसपी नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जानते हैं एनपीए मीन्स क्या होता है। एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि बैंक का एक एसेट होता है जो परफॉर्म करना बंद कर चुका है। दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि एसेट क्या होता है। एसेट क्या होता है यह जानना जरूरी है, तभी हम समझ सकेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं कि एसेट क्या होता है। तो दोस्तों दो शब्द को समझना बहुत ही जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर में ये दो शब्द बहुत ही जरूरी होते हैं। एक है एसेट और दूसरा है लायबिलिटीज। तो दोस्तों एसेट मतलब संपत्ति और लायबिलिटीज मतलब दायित्व। दोस्तों जो भी आपकी संपत्ति है उसे एसेट कहा जाता है। एग्जाम्पल, आपका खुद का घर, आपकी बाइक, आपकी ज्वेलरी या आपका मोबाइल फोन। जी हाँ दोस्तों, आपका जो मोबाइल फोन है वो भी आपका एक प्रकार का एसेट है। और आपकी प्रॉपर्टी, जो भी आपके पास खुद की प्रॉपर्टी है वो भी आपकी एसेट है। जो चीज आपकी है वह आपकी एसेट हुई। इसी तरह दोस्तों लायबिलिटीज क्या होती है आइए देखते हैं। तो दोस्तों लायबिलिटीज मतलब दायित्व, जो चीज आपकी नहीं है लेकिन आपके पास है, वो मतलब उसी चीज को लायबिलिटीज कहते हैं। मतलब वो चीज आपको कभी न कभी वापस करनी होगी, इसीलिए वो लायबिलिटी है। दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास 4 व्हीलर कार नहीं है, लेकिन मेरे फ्रेंड के पास 4 व्हीलर कार है और मुझे किसी काम से दूर एक गांव को जाना है। तो मैं मेरे दोस्त के पास जाता हूँ और उसे कहता हूँ, रमेश मुझे तुम्हारी कार चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ी दूर जाना है, मुझे कुछ काम है। जैसे ही मैं आ जाऊंगा तुम्हारी कार तुम्हें लौटा दूंगा। तो वो दोस्त मतलब जो रमेश है वो मुझे कार दे देता है। तो ऐसे कंडीशन में मैं कार लूंगा, बाहर गांव जाऊंगा, अपना काम खत्म करके मैं वापस आऊंगा। तो वो कार मेरे पास है, तो वो कार क्या मेरी है? बिल्कुल नहीं, वो मेरी कार नहीं है, वो रमेश की कार है। तो ऐसे कंडीशन में वो मेरे लिए लायबिलिटी है, वो मेरी लायबिलिटी है क्योंकि वो मुझे गांव से वापस आके रमेश को वो वापस करनी होगी, वापस करनी है, इसीलिए वो लायबिलिटी है। मतलब जो चीज आपकी है वो आपका एसेट हुआ और जो चीज आपकी नहीं है वो आपके पास है, वो हो गया लायबिलिटीज। जैसे कि वो कार। दोस्तों चलिए इसे बैंकिंग टर्म में समझते हैं। समझो कि एक
बैंक है और मेरे दोस्त को, मतलब आपको पता ही है, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम रमेश है। उसे बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना है। तो रमेश बैंक में जाता है और सब फॉर्मेलिटी करके 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करता है। तो इस कंडीशन में आइए देखते हैं कि बैंक और रमेश में एसेट किसके लिए है और लायबिलिटीज किसके लिए है। तो अमाउंट रमेश की है, इसलिए रमेश के लिए ये एसेट हुआ और बैंक को ये डिपॉजिट कभी न कभी इंटरेस्ट के साथ, मतलब बैंक को ये इंटरेस्ट के साथ कभी न कभी रमेश को वापस देना होगा। इसीलिए बैंक के लिए ये लायबिलिटीज हुई और रमेश कभी भी अपना डिपॉजिट निकाल सकता है और बैंक को वो डिपॉजिट रमेश को वापस करना होगा। तो इसीलिए ये रमेश के लिए एसेट हुआ और बैंक के लिए लायबिलिटीज हुई। मतलब डिपॉजिट बैंक के लिए लायबिलिटीज होती है। दोस्तों देखते हैं दूसरी कंडीशन। और एक मेरा दोस्त है जिसका नाम सुरेश है। वो बैंक के पास जाता है, उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वो बैंक को कहता है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे लोन की जरूरत है। तो बैंक उसका लोन मंजूर करती है और उसे लोन 1 लाख रुपए दे दिया जाता है। तो बैंक ने सुरेश को लोन दिया और सुरेश के पास पैसे आ गए। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि ये जो लोन लिया है 1 लाख रुपए का, ये सुरेश का है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो 1 लाख का लोन लिया गया है सुरेश ने, ये पैसा उसका खुद का है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैसा बैंक का है। वो बैंक ने सुरेश को लोन पे दिया है। तो अब क्या होगा? तो बैंक को इस लोन से जो कि सुरेश को दिया है, इससे हर महीना उसकी EMI मिलेगी। लेकिन बैंक को वो अमाउंट 1 लाख से ज्यादा मिलेगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ। यानी कि इस केस में बैंक को प्रॉफिट हो रहा है। तो इस कंडीशन में सुरेश के लिए ये 1 लाख रुपए लायबिलिटीज है, क्योंकि कभी ना कभी ये बैंक को, मतलब ये अमाउंट बैंक को इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करनी होगी। तो इस कंडीशन में लोन बैंक के लिए एसेट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि एसेट और लायबिलिटीज ये क्या होता है, ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि NPA आखिर होता क्या है। इमेजिन करते हैं कि उसे महीने का 10,000 का EMI बैंक को देना होगा। मतलब हर महीने उसे 10,000 बैंक को देने हैं। इमेजिन करते हैं कि जनवरी से ये EMI शुरू होती है। जनवरी का इंस्टॉलमेंट सुरेश ने पेड किया। फरवरी का भी सुरेश ने इंस्टॉलमेंट पेड किया। मार्च का भी सुरेश ने पेड किया। तो आगे अप्रैल का इंस्टॉलमेंट आता है। ये सुरेश ने पे नहीं किया या नहीं पे कर पाया। मई का भी इंस्टॉलमेंट सुरेश ने पे नहीं किया। दोस्तों जून का भी इंस्टॉलमेंट आता है जो
सुरेश ने पे नहीं किया, तो ये 3 महीने का इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया गया है। दोस्तों पूरे 19 डेज उसने अपनी EMI नहीं पे की है, मतलब अप्रैल, मई, जून की EMI सुरेश ने पे नहीं की है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 90 डे से EMI रुकी हुई है। इस केस में बैंक का जो असेट है, मतलब जो लोन दिया गया है, मतलब कि ये असेट जनवरी में परफॉर्म किया, फरवरी में परफॉर्म किया, मार्च में परफॉर्म किया, लेकिन अप्रैल, मई और जून में ये असेट परफॉर्म नहीं कर पाया। मतलब 19 डेज अगर कोई एसेट परफॉर्म नहीं कर पाती है तो बैंक उसे NPA घोषित कर देती है। दोस्तों इसी को NPA कहा जाता है, मतलब कि जो EMI आखिरी होती है उसी डेट से 90 डेज तक वो अकाउंट NPA हो जाता है। तो ये सभी के लिए 90 डेज होता है? नहीं, अलग अलग लोन इंस्टॉलमेंट पर उस अकाउंट का NPA निर्धारित होता है। लोन अकाउंट शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ये उसकी इंस्टॉलमेंट पर निर्भर होता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं NPA का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले स्टैंडर्ड असेट, जो लोन अकाउंट रेगुलर है, मतलब परफॉर्म कर रहा है, उस असेट को स्टैंडर्ड असेट कहा जाता है। तो दोस्तों NPA अकाउंट को जो के 90 डेज हुए हैं उसे 3 स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है। उसे कहते हैं SMA। SMA मीन्स स्पेशल मेंशन अकाउंट। सबसे पहले SMA 0, ये ड्यू डेट से शुरू होता है, मतलब 1 दिन से 30 दिन तक जो 90 डेज का NPA का पीरियड है उसमें से पहले दिन से 30 दिन तक SMA 0 में ये अकाउंट रहता है। उसके बाद SMA 1, ये 31st डे से उसके 60 डेज तक ये SMA 1 में ये अकाउंट रखा जाता है। जो तीसरा है SMA 2, ये 61 डेज से 90 डेज के अंदर SMA 2 में इस NPA अकाउंट को रखा जाता है। 90 डेज पूरे होने पर उस अकाउंट को NPA घोषित किया जाता है। तो दोस्तों NPA को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला सब स्टैंडर्ड असेट, दूसरा डाउटफुल असेट और तीसरा लॉस असेट। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं सब स्टैंडर्ड असेट। ये NPA लगने से 91 डेज से 12 मंथ तक का पीरियड होता है। दोस्तों दूसरा देखते हैं डाउटफुल असेट। सब स्टैंडर्ड असेट का पीरियड जो कि NPA लगने से 12 मंथ का होता है, वो जैसे ही खत्म हो जाता है 12 मंथ तक का जो पीरियड है उसे डाउटफुल असेट कहा जाता है। दोस्तों तीसरा लॉस असेट। डाउटफुल असेट का पीरियड जैसे ही खत्म हो जाता है तो उसे लॉस असेट घोषित किया जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, अगर कोई अकाउंट 3 महीने तक परफॉर्म नहीं करता है, वो अकाउंट का इंस्टॉलमेंट नहीं आता है, तो वो 90 डेज के बाद NPA में चला जाता है। NPA जो कि 90 डेज का होता है उसे भी 3 विभागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले SMA 0
जो कि 1 से 30 दिन का होता है। दूसरा SMA1 ये 31 दिन से 60 दिन का होता है और SMA2 ये 61 डेज से 90 डेज का होता है। तो दोस्तों एनपीए को इस 90 डेज की कैटेगरी में बांटा गया है। इसके आगे उसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले सब स्टैंडर्ड एसेट, दूसरा डाउटफुल एसेट, तीसरा लॉस एसेट। जो पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट, इसका पीरियड एनपीए का मतलब जो 90 डेज का टाइम खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये 91 डेज से 12 महीने तक का इसका पीरियड रहता है। दूसरा है डाउटफुल एसेट, उसका 12 महीने के बाद मतलब सब स्टैंडर्ड एसेट का जो 12 मंथ का पीरियड खत्म हो जाता है उससे आगे 12 महीने के लिए ये डाउटफुल एसेट में रहता है। और डाउटफुल एसेट का पीरियड जैसे ही खत्म हो जाता है मतलब कि उसके 12 महीने जैसे ही खत्म हो जाते हैं तो उसे लॉस एसेट घोषित किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि वो अकाउंट हमेशा के लिए बैंक के लिए लॉस में चला गया है। बिल्कुल नहीं, ये अकाउंट से कभी भी रिकवरी हो सकती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए